हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान सेतु। आज हम सीखेंगे पाइथन की बेसिक, मतलब जो क्लास 11th का पूरा कोर्स है उसको तो हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर नहीं कर पाएंगे पाइथन के लिए, लेकिन 12th क्लास में प्रैक्टिकल करने के लिए जितना बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है उतना हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमने पाइथन को ओपन किया। पाइथन जैसे ही हमने ओपन किया, हमारे सामने ये जो स्क्रीन आई है इसको कहते हैं इंटरैक्टिव मोड। यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे, लाइक कोई भी कमांड लिख दिया, जैसे a = 5, एंटर किया तो a की वैल्यू 5 होगी। अब हम जैसे ही वापस a प्रिंट करेंगे, a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यानी ये प्रॉम्प्ट है, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये 3 ग्रेटर देन सिंबल का ये वाला जो ये इस तरफ है, ये इसको कहते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। तो इस स्क्रीन पर हम जो कुछ देंगे वह एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वह कंप्लीट सॉल्व होकर उसका जो भी वैल्यू आएगी वो सॉल्व होकर वापस आ जाएगी। ज़्यादातर हमें काम इस पर नहीं करना है, ये टेस्टिंग के लिए काम आता है। हमारा काम रहता है स्क्रिप्ट मोड में, तो इसके लिए हम करते हैं एक न्यू फाइल यहाँ पर, और ये न्यू फाइल ओपन करते ही हम कोई भी प्रोग्राम की स्क्रिप्ट इसके अंदर लिख सकते हैं। हम कोई भी प्रोग्राम इसमें लिख सकते हैं, पर फिलहाल पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझने के लिए हम स्क्रिप्ट मोड पर ही काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमें समझनी है वो है कि स्क्रीन पर मैसेज देना। यानी आप यूज़र को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो उसके लिए आप काम में लेंगे प्रिंट फंक्शन। इस पाइथन का एक प्रिंट फंक्शन है, तो उसके लिए प्रिंट स्मॉल कैप में लिखना है, और प्रिंट के अंदर जो भी लिखेंगे आप इन्वर्टेड कॉमा में वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे आई एम, और इस इन्वर्टेड कॉमा को वापस क्लोज, बंद, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर 2 लाइनें प्रिंट करनी हो तो, और अलग अलग लाइन्स प्रिंट आए, तो उसके लिए हम /n का यूज़ करते हैं। /n यहाँ पर सीधा सीधा जैसे ही एंटर करेंगे, ये अभी तो सिंटैक्स एरर बता रहा है क्योंकि इसका इंडिविजुअल कोई यूज़ नहीं है, प्रिंट में इसको यूज़ करेंगे। अगेन हम लिखते हैं print प्रिंट, ज्ञान सेतु। अब ये नई लाइन में चाहिए मुझे, तो /n ये यूज़ किया, तो ये इसके बाद जो कंटेंट लिखूंगा मैं वो न्यू लाइन में आ जाएगा। तो दूसरी लाइन सपोज कीजिए है अपनी आई एम, तो दिस इज, ये पे भी कैपिटल कर देते हैं अपन, जैसा लिखेंगे बिल्कुल एज इट इज़ वैसा प्रिंट होगा। अब इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद किए, एंटर करते हैं। ये देखिए 2 अलग अलग लाइन में आई है। ये कि ये अगर /n न होता तो ये कंटिन्यू एक ही लाइन प्रिंट होती है। इसको भी अपन देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, और अगर ये /n न होता तो क्या होता, एंटर, ये एक ही लाइन प्रिंट हुई। क्लियर है ना? अच्छा, /n की तरह एक चीज़ और है, वो है /t। वो क्या करता है, टेब, यानी एक टेबुलर स्पेस छोड़ देगा, 2 स्पेस 3 स्पेस, जो भी टैब की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग के बीच में उतना गैप छोड़ देगा। ये देखिए बीच में ये जो गैप आया, ये /t के कारण आया, इतना ये गैप। ठीक है, तो /n /t दोनों का मीनिंग आप समझें। अच्छा, अब इन केस अपने को लगता है कि ये तो स्ट्रिंग प्रिंट हुई, कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट a, एंटर। a की वैल्यू ऊपर अपन ने दे रखी थी 5, तो यहाँ पे ये 5 प्रिंट हो गया। अच्छा, 2 वेरिएबल की वैल्यू देनी हो तो, या 2 स्ट्रिंग प्रिंट करनी हो तो कॉमा लगा के कर सकते हैं अपन। वैसे इसका यूँ मीनिंग कोई नहीं निकलता है, लेकिन इन केस कोई वेरिएबल और
कोई स्ट्रिंग साथ में प्रिंट करवानी हो तब हमें इस कॉमा की नीड रहती है। जैसे सपोज कीजिए इज इक्वल टू मैंने दे दी 25 और अभी इसी चीज़ को मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट कॉमा इज year old by year old। हाँ, अब इसमें क्या आ जाएगा, इस एज की जगह यहाँ जो ये एज लिखा है उसमें इस एज में जगह 25 आ जाएगा। ये एक वेरिएबल हो गया। इस वेरिएबल की जैसे ही एंटर करेंगे वैल्यू आ जाएगी। आई एम राजवी जैन फ्रॉम ज्ञान सेतु एंड आई एम 25 years old। तो ये था प्रिंट। प्रिंट का एक और तरीका भी है, आप देखेंगे इधर। तो इसी वेरिएबल को ऐसे कॉमा सेपरेट कर कर नहीं लिखना चाहें और कंटिन्यू लिखना चाहें तो एक तरीका और है, वो है ये कि आई एम एंड आई एम, यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया इज ईयर ओल्ड। अब फ़र्क क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस में ये लगाने से पहले यहाँ पर लगाना है आपको स्मॉल एफ। अब इसको करना है प्रिंट। तो अब इस एज की जगह क्या आ जाएगा, 25 years old। यानी ये एफ लगाकर जितने भी वेरिएबल हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, आपने अगर ये सीख लिया है, ये समझ लिया है, तो मैं अब आपको एक वर्क दे रहा हूँ, आप मेरे को करके बताइए। एक वेरिएबल है सिटी, जिसमें सिटी का नेम है, स्ट्रिंग में अपन स्टोर कर रहे हैं बालोत्रा। दूसरा है एज, स्टोर कर दी अपन ने एज, पहले 25 ऑलरेडी स्टोर है, अब इस पर 30 कर देते हैं। अब आपको एक मैसेज प्रिंट करवाना है जो आउटपुट आना चाहिए, जिसमें लिखा हुआ हो। अच्छा, नेम भी दे देते हैं, नेम इक्वल टू, ये सिंगल कोट और डबल कोट दोनों लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिंगल कोट से क्लोज किया है, ओपन किया है, स्टार्ट किया है तो सिंगल कोट से ही क्लोज करना है, डबल कोट से स्टार्ट किया है तो डबल कोट से ही क्लोज करना है। दोनों ही पैटर्न मैंने जानबूझ के एक जगह बालोत्रा में सिंगल कोट लगाया है, ये देखिए ये सिंगल कोट, ये भी सिंगल कोट, और नेम में डबल कोट एक साथ ही प्रेस करना है, 2 बार सिंगल कोट नहीं है, ये एक प्रेस में ही, ये एक ही की है कहने का मतलब, एक प्रेस करते ही ये डबल कोट आ जाना चाहिए। ओके, नेम। अब आपको प्रिंट का वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए कि अगर आपको मैसेज प्रिंट देना हो कि आई एम राजवी जैन फ्रॉम बालोत्रा एंड आई एम 30 years old, एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है ओल्ड, ये मैसेज आपका लिखा हुआ आना चाहिए, जिसमें आपको नाम की जगह नाम या नेम यूज़ करना है और एज की जगह 30 यूज़ ना करके एज यूज़ करना है, और सिटी बालोत्रा की जगह बालोत्रा सिटी करना है। कम ऑन, पॉज द वीडियो एंड डू इट। होप आपने कर लिया होगा, और नहीं कर पाए तो आपको इसको इस तरीके से करना था। ये देखिए, यहाँ पर आप F लिख सकते थे, अब यहाँ पर नेम को हटाकर कर्ली ब्रेसेस बनाकर लिखना था आपको नेम, NAME, नेम। अच्छा, एक चीज़ और बता दो कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप केस सेंसिटिव का मतलब समझ रहे हैं? अपर केस की जगह अपर केस और लोअर केस की जगह लोअर केस ही होना चाहिए। अगर आप कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो वो एरर दे देगा। यानी देखो, अभी मैंने जिस केस में नेम N कैपिटल था तो यहाँ N कैपिटल ही दिया है, और AME स्मॉल में है तो AME, नेम बिल्कुल इसी तरीके से लिखा। ये कि ये अगर मैं एक सेकंड में इसको कॉपी कर लेता हूँ, आपको एरर समझा देता हूँ कि केस सेंसिटिव क्या है। हाँ, अब अगर मैं इसकी जगह यहाँ N ये कर देता हूँ, या स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक तो सीधे सा लग रहा है, ये भाई मिस्टेक आनी चाहिए,
लेकिन अगर ये n छोटा कर दे, अब जैसे ही एंटर करूँगा नेम एरर, क्यों? क्योंकि नेम नाम का कोई वेरिएबल यहाँ डिफाइन नहीं है। वो कह भी रहा है, आपको सजेशन दे रहा है, डिड यू मीन नेम? हाँ बिल्कुल, हमको तो यही नेम चाहिए था, इसलिए कहते हैं पाइथन केस सेंसिटिव है। आप जो भी आइडेंटिफायर यूज़ करते हो, सिटी आइडेंटिफायर है, एज आइडेंटिफायर है, नेम आइडेंटिफायर है, तो अब जो भी आइडेंटिफायर यूज़ करते हो, तो जिस केस में डिक्लेयर करते हो उसी केस में आपका प्रिंट होना, यूज़ होना चाहिए आगे भी। ठीक है, ये राज यहाँ पे ये डबल है, इस राज को हटाना है। तो आई एम नेम फ्रॉम सिटी एंड आई एम एज ईयर ओल्ड। इससे क्या बेनिफिट होता है? इसका सीधा सा बेनिफिट ये होता है कि कल सो मैं नेम की वैल्यू चेंज कर दूँ। अब यहाँ राजबी जैन की जगह यहाँ कोई नाम अगर मुकेश है और सिटी की चेंज करके यहाँ बालोतरा की जगह जसोल है या कोई और अहमदाबाद है, व्हाटएवर, और एज 35 है, तो यही मैसेज, ये दो स्ट्रिंग है, ऊपर नेम स्ट्रिंग है, सिटी जसोल है, स्ट्रिंग जितनी भी है वो सिंगल कोट या डबल कोट में स्टोर होती है, एज वेरिएबल है, तो ये इंटीजर है। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ सेम कंटेंट, और इसको ये राज यहाँ से हटा देते हैं, लास्ट टाइम कॉपी किया हुआ गलत था अपना ये। अब एंटर करता हूँ तो देखो, अब आई एम मुकेश फ्रॉम जसोल एंड आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। सिंपल मैसेज एज इट इज़ आ गया। क्लियर? तो हो ये प्रिंट का जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आउटपुट आपको देना है तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज़र को बताना, प्रिंट होना उसका, ये ज़रूरी है। और इसी पर, यहीं पर एक छोटा सा प्रोग्राम अपन समझते हैं, जिसमें हमें थोड़ा बहुत ऑपरेटर समझने। ऑपरेटर्स क्या कि 5 एडिशन करनी है तो प्लस 10 एंटर करेंगे, 15, तो प्लस जब भी करना हो हमें ये प्लस ऑपरेटर काम में लेना है। उसी तरह माइनस करना हो 10 -6 4, ये माइनस ऑपरेटर है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो करनी हो। तो तीसरा मल्टीप्लाई, तो 12 मल्टीप्लाई बाय ये एस्ट्रिक काम में आता है 3, कितना होता है 36, यानी मल्टीप्लाई के लिए क्या काम में लेना है, एस्ट्रिक। फिर चौथा डिवाइड 12 डिवाइड बाय 4, तो 3.0। ये ध्यान रखोगे, ये फ्लोट में आंसर आएगा। जब भी हम चाहे इंटीजर्स आपस में डिवाइड करावें, पर रिजल्ट जो आएगा वो फ्लोट में आएगा। और तो मॉड्यूलस के लिए समझते हैं अपन, जैसे 15 मॉड्यूलस 2, तो रिजल्ट आएगा 1। मॉड्यूलस का मतलब रिमाइंडर कितना बचा। ये परसेंटेज का सिंबल काम में आता है, जनरल मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं उसमें ये परसेंटेज का सिंबल है, बट यहाँ इसको मॉड्यूलस के रूप में काम में लिया जाता है। ये रिमाइंडर निकालता है, 15 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा। उसी तरह 15 डबल फ्लोट 2 करने से इंटीजर वैल्यू आएगा। जनरल 15 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आता है अपने 7.5। ये फ्लोर डिवीजन करने से पॉइंट का जो पार्ट है वो हट जाता है और केवल इंटीजर पार्ट आता है 7। क्लियर है? तो कुछ भी हो, अगर 7.9 भी अगर किसी का आंसर आएगा तो वो 7 में आएगा, न कि 8। तो ये है आपके ऑपरेटर्स। हाँ, आपको अगर किसी पावर यानी एक्सपोनेंट देना है तो 2 पर पावर, तो यानी डबल एस्ट्रिक 2 पर पावर 4 कितना होना चाहिए 16। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 4 टाइम्स 2 को आपस में मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 16। इस तरीके से ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। और भी कई चीज़ें समझेंगे अपन। यहाँ पर ये जो अपन ने नेम इक्वल टू, सिटी इक्वल टू, एज इक्वल टू, ये जो एंटर किया है यह है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वैल्यू को असाइन करता है। नेम वेरिएबल में मुकेश नाम की स्ट्रिंग को असाइन किया, सिटी वेरिएबल में जसोल नाम की वैल्यू को असाइन किया, एज वेरिएबल में 35 एक इंटीजर वैल्यू
इस असाइन की, तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। बाकी ये मैथमेटिकल ऑपरेटर बेसिक। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसी प्रोग्राम को समझने के लिए। एक और चीज़, यूज़र से इनपुट लेना। अब जब हमें यूज़र से कोई इनपुट डिमांड करनी हो तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए पर्पल कलर में जितने भी फंक्शंस होंगे आप पाइथन पे जब काम करेंगे वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रिंट भी एक फंक्शन है, इनपुट भी एक फंक्शन है। इनपुट लिखते ही हम यूज़र से जो यहाँ प्रॉम्प्ट लिखेंगे वह मैसेज शो होगा और उसके बाद यूज़र से कोई डेटा मांगेगा, जैसे एंटर एनी नंबर, एंटर। तो ये देखो लिखा आ गया। अब इसके आगे तुरंत हमें कोई नंबर मांगना है, ये 12 दे दिया, एंटर 12। आप देखेंगे मैंने इनपुट लिखा तो ये 12 लिखा हुआ आया, पर ये स्ट्रिंग है न कि कोई इंटीजर। ऐसा क्यों? क्योंकि पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इनपुट लेता है वह सारे के सारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लेगा। तो हमें तो नंबर चाहिए, इंटीजर चाहिए, ताकि उसको आगे ऐड करवा सकें। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए वापस फंक्शन काम में लेते हैं जिसको कहते हैं इंटीजर। इस इंटीजर को इस तरह स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर जाने देते हैं और एंटर करते हैं तो ये देखो कन्वर्ट हो गया। 12 को हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में इंटीजर फंक्शन में पास किया तो रिजल्ट आया 12। अब न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इंटीजर है। तो इंटीजर एक ऐसा फंक्शन है जो स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरह फ्लोट भी है, FLOAT फ्लोट। अब देखो इसी 12 को चाहे ऊपर वाला हो चाहे ये हो, उसको अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना है, यानी ये चाहे नंबरिकल पार्ट हो चाहे स्ट्रिंग पार्ट हो, यानी ये स्ट्रिंग पार्ट हो जाएगा तो वो फ्लोट में आ जाएगा। क्या फ़र्क है, 12.0 आएगा, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। जब भी हमें पॉइंट में कोई वैल्यू देनी है तो फ्लोट काम में लेते हैं। क्लियर है, फ्लोट इंटीजर। अच्छा, वापस इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो str फंक्शन है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको किया, एंटर किया, ये हो गई आपकी स्ट्रिंग वैल्यू। तो इस तरीके से इनपुट फंक्शन के साथ हम जो भी वैल्यू यूज़र से स्क्रीन से लेंगे, कीबोर्ड से इनपुट लेंगे, वह स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलती है और उसको कन्वर्ट करने के लिए हम इंटीजर फंक्शन, फ्लोट फंक्शन काम में ले सकते हैं। स्ट्रिंग लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि स्ट्रिंग ऑलरेडी होता ही है। आइए अब एक बेसिक प्रोग्राम करते हैं। इन 3 चीज़ों को समझने के बाद एडिशन का एक प्रोग्राम, मान लो ये हैश लगाकर मैं लिखता हूँ प्रोग्राम फॉर एडिशन। ये कमेंट हो गया। हैश लगने का मतलब अब इंटरप्रेटर इसको नहीं रीड करेगा, ये केवल हमारे लिए है कि हमने ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए बनाया। अब मैंने लिखा num1 इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर एनी नंबर और स्पेस दे दिया, थोड़ा सा इसको डेकोरेटिव बना दिया। नेक्स्ट num2 इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर, इसको भी थोड़ा सा डेकोरेटिव कर लिया, स्पेस भी देंगे तो वो स्पेस प्रिंट होगा। अच्छा, 2 ब्रैकेट, ये पहला इनपुट फंक्शन यूजर से मांगेगा नंबर और जो नंबर देंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। अब देना नंबर ही है, यहाँ पर अगर हमने कोई अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक वैल्यू दे दी तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इस केस में वो एक एरर दे देगा और वो एरर होगी वैल्यू एरर, जो आपके 12th का पहला चैप्टर है। ओके, तो num1 हो गया, num2 हो गया। अब मैंने ले लिया एक टोटल नाम का और वेरिएबल इक्वल टू
1 प्लस num2। अब क्या करवाना है मुझे, प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट मैं करवाता हूँ f और यहाँ लिख दिया टोटल ऑफ num1 एंड num2 इज टोटल, और ये फिनिश। अब इसको सेव करते हैं, फाइल में जाते हैं, पहले इस फाइल को सेव करना रहता है। पाइथन की फाइल है .py, इसका एक्सटेंशन रहता है। आप किसी में भी इसको सेव कर दीजिए, बेसिक 12th प्रैक्टिकल्स नाम के फोल्डर में। मान लो मैं इसको एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ और लिख देता हूँ बेसिक ऑफ पाइथन, और यहाँ पर इसको सेव कर दी एडिशन नाम की फाइल, सेव। देखिए यहाँ नाम आ गया addition.py, और इसका पूरा ये लोकेशन है कि ये कहाँ पर पड़ी है। डी ड्राइव में क्लास 12 2024-25 12th प्रैक्टिकल बेसिक ऑफ पाइथन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये addition.py है। आइए अब इसको रन करते हैं, रन F5। ये देखिए सबसे नीचे मांग रहा है यहाँ पर एंटर एनी नंबर, मान लीजिए दिया अपन ने 23, फिर दिया 43, टोटल ऑफ 23 एंड 43 इज 66, टोटल होकर आ गया। ये एक छोटा सा प्रोग्राम आपने बना दिया। अच्छा, वापस रन करना है तो इसको क्लोज कीजिए, वापस जाइए रन में और रन किया। अब वापस मांग रहा है नंबर, तो इस बार सपोज करो मैंने नंबर की जगह ए दे दिया, तो ये एरर आ गई। देखिए वैल्यू एरर, क्यों? क्योंकि इस ए को वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी वैल्यू जो भी दो 10 बेस कोई वैल्यू दो जो जिसको वो कन्वर्ट कर सके। ठीक है, चलो एक बार वापस रन करते हैं, इसको बंद करके रन। वापस मांग रहा है, इस बार दे दिया अपन ने 3453, 4532 एंटर। टोटल ऑफ 3453 and 4532 is 7985। क्लियर है? तो होप आपने ये प्रोग्राम अच्छे से समझ लिया। मैंने आपको ऑपरेटर्स समझाए हैं। अब इस प्रोग्राम को करने के बाद आप वीडियो पॉज कीजिए और जहाँ ये प्लस लगाया है उसी तरह ये ऑपरेटर माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस, डबल फ्लोर, उन सबको यूज़ करते हुए इस मैसेज को भी चेंज कीजिए और अपने प्रोग्राम को और थोड़ा सा मजबूत बनाइए ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि ये इतनी बेसिक चीज़ें हमने सीख ली हैं। होप ये आपको समझ में आ गया और आपने ये कर भी दिया। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स कंडीशन क्या होती है? इफ एल्स कंडीशन नई फाइल लेते हैं हम। कई बार प्रोग्राम में हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि कोई भी स्टेटमेंट जिस तरह से ये रन हो रहा है, कोई कंडीशन ट्रू होने पर रन हो, नहीं तो नहीं हो। तो उसके लिए हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं। तो प्रोग्राम समझ लीजिए इवन और ओड का बनाना है, प्रोग्राम फॉर इवन एंड ओड। इसको इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम समझ पाएँ इफ एंड एल्स का यूज़ समझना है, किस तरीके से काम में लेना है। तो क्या करेंगे अपन, इफ और एल्स को समझने के लिए यहाँ पर हम यूज़र से एक नंबर मांगते हैं, नंबर इक्वल टू, एक ध्यान रखेंगे आप, ये जितना भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं, इसके बीच में स्पेस काम में नहीं आता है। और दूसरा, ये स्टार्टिंग जो नाम है वो कोई न कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर हो सकता है, उसके अलावा स्टार्टिंग किसी से नहीं होगी। ठीक है, यानी कैपिटल एन हो सकता था, स्मॉल एन हाई है, ये भी ठीक है। और
ज़्यादा से ज़्यादा इसके आगे अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता था। इसके अलावा कोई भी डिजिट या कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता। अच्छा, बीच में या पीछे केवल और केवल 0 से 9 डिजिट एक्स्ट्रा और जोड़े जा सकते हैं। स्पेशल सिंबल सिवाय अंडरस्कोर के कोई भी काम नहीं आएगा और बीच में कोई भी तरह का स्पेस नहीं देना, वो कंटिन्यू होना चाहिए। जोड़ना भी है तो अंडरस्कोर से जोड़ दीजिए आप, ठीक है। एक से ज़्यादा अंडरस्कोर आ सकते हैं एक में। तो सबसे पहले हमने यूज़र से नम मांगा, इंटीजर इनपुट और यूज़र से एक नंबर मांगा, या यूज़र नंबर दे देगा, स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा ताकि वहाँ पता चले अच्छे से कि मांगा गया है। अब नंबर कोई इवन है या ओड है, इसके लिए हमने एक रिमाइंडर लिया, इक्वल्स टू नम मॉड्यूलस 2 करवा दिया, जिससे नंबरिक वैल्यू जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी 0 या 1। यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। तो रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब ये इफ लिख कर स्मॉल में ही लिखना है। देखो ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है, वैसे ऑरेंज कलर आना चाहिए। कैपिटल इफ काम नहीं आएगा, केवल आई भी एक कैपिटल काम नहीं आएगा क्योंकि केस सेंसिटिव है। तो इफ REM ये रिमेंबर। अब इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू तो आपने यूज़ किया है, ये किया, यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ 2 बार लगाया है। तो वो क्या करता है, कंपेरिजन करता है, कंपेयर करेगा कि क्या 0 के बराबर है। अब इस स्टेटमेंट को ये यहाँ से यहाँ तक इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आता है तो क्या करना है, तो लिखना है प्रिंट दिस इज इवन नंबर। एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगेगी, यानी ऊपर अगर फॉल्स होता है तो इसको लिखना है। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, एक ही कंडीशन पीछे बचती है, 1 होगा, और 1 होगा तो क्या होगा, प्रिंट दिस इज ओड नंबर। क्लियर। ये इंडेंटेशन कहलाता है। इफ ब्लॉक, ये कॉलन लगा, इसके अंडर में जो जो मैसेज हैं सारा ऑटोमेटिक वो इंडेंट छोड़ के इतना यहाँ आता है। और अब इसके अलावा भी अगर कोई स्टेटमेंट होता तो देखो बिल्कुल इस प्रिंट के नीचे से स्टार्ट होता, लेकिन हमें बस एक ही स्टेटमेंट लिखना था, इसलिए बैक स्पेस दबाकर वापस इसको हम यहाँ शुरू से लाएं। ये लिखने का जो तरीका है बिल्कुल सेम होना चाहिए। इफ़ और इफ़ के नीचे जितने भी स्टेटमेंट है सब इसी सीध में होने चाहिए, इसी इंडेंट के साथ होने चाहिए। और इसी तरह एल्स इफ़ के सीध में होना चाहिए। एक आध भी स्पेस इधर उधर हुआ एरर आएगी, इंडेंटेशन एरर। ओके, देन ये अगेन प्रिंट, एक ही स्टेटमेंट है दोनों का। अब इसको करते हैं सेव। हम डायरेक्ट रन भी कर सकते हैं, रन करेंगे तो खुद कह लेगा कि पहले इसको सेव करो। तो सेव करते हैं। एडिशन के बाद अपना दूसरा प्रोग्राम है ये इवन ओड, इसको भी सेव कर दिया, इसको रन हुआ। अब एंटर द नंबर 34, दिस इज इवन नंबर। ओके, अगेन F5 दबाते हैं, रन करते हैं, ये 57, दिस इज ओड नंबर। ये प्रोग्राम भी हमारे सही हो गए। क्या समझे इस प्रोग्राम से कि व्हेन वी हैव अ सिचुएशन, कोई ऐसी कंडीशन कि यह ट्रू होने पर ये काम करवाना है, नहीं तो वो काम करे। अच्छा, एल्स ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आप कि एल्स को लिखो ही लिखो। आप ये भी कह सकते हो कि अगर ये ट्रू हो तो करो, नहीं तो कुछ नहीं, छोड़ दो। और ट्रू न होने पर कुछ करवाना है तो एल्स लिखो और उसमें आप प्रिंट करवा दो। क्लियर है। तो ये था एक बेसिक इवन और ओड का प्रोग्राम। अब सेम इस प्रोग्राम को देखकर कि कोई भी व्यक्ति वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, आपको यूजर से उसकी एज मांगनी है और एज मांग कर ये बताना है कि अगर वह 18 साल या 18 साल से ऊपर है। मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ जैसे डबल इक्वल टू आपने किया है, तो अब अगर आपको करना है सपोज कंपेयर के एज इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ऐसे लग जाएगा ये। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, 18 से ज़्यादा हो या कम हो तो ग्रेटर देन 18 इस तरह से लगेगा। तो आपको ये बताना है कि अगर ये एज जो है 18 से ज़्यादा हो या इक्वल हो तो उस केस में आपको क्या करना है, यूज़र को मैसेज देना है कि यू कैन वोट और एल्स यू कैन नॉट वोट। पॉज द वीडियो और ये एक्सरसाइज आप करके मेरे को कमेंट में ज़रूर भेजिए, प्रोग्राम रन कीजिए, अगर हो गया तो कमेंट में लिखिए डन। ओके, नेक्स्ट मे बी कि हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो, जैसे दोस्त एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी व्यक्ति के परसेंटेज मोर देन 35 है तो वो पास है और एल्स फेल है। ये तो एक ही कंडीशन हुई। अब आपको ग्रेडेशन देनी है कि अगर 95 to 100 है तो ए प्लस ग्रेड, और 80 to 95 है ए ग्रेड, 70 to 80 है बी ग्रेड, नेक्स्ट 60 to 70 है तो सी ग्रेड, इस तरीके से। तो एक और कॉन्सेप्ट आता है इस इफ़ और एल्स के बीच में, एलिफ। एलिफ के आगे भी कंडीशन लगती है। तो आइए नेक्स्ट प्रोग्राम अपन करते हैं एलिफ का, प्रोग्राम फॉर। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले यूज़र से सीधा अपन उसके परसेंटेज मांग लेते हैं, तो नम या मार्क्स दे देते हैं। मार्क्स इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द, यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 95, 95 या उससे ज़्यादा हो तो उस केस में क्या करना है, ग्रेड ए प्लस। ओके, नेक्स्ट एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, then print grade A. Again elif marks is greater than equal to 70, then ग्रेड हो जाएगा आपका B। मान लो इसके बाद सीधा अपने को यही देना है, एल्स ग्रेड C। ये अपने प्रोग्राम बनाए। क्या है, देखो इफ़ के साथ कंडीशन लगी, इसकी वैल्यू ये जब सॉल्व करेगा तो या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ट्रू होगा तो यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेगा और बाकी सारे स्टेटमेंट छोड़ देगा। इनकेस फॉल्स होता है तो ठीक इसके बाद वाले के पास जाएगा, यानी इस एलिफ के पास आएगा जो फर्स्ट एलिफ है। यहाँ ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो वह ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा और बाकी सबको छोड़ देगा। लेकिन ये भी फॉल्स होता है तो फिर वो इसके पास आएगा, एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो ट्रू होएगा। अगर इसका सॉल्यूशन ट्रू आता है, इवैल्यूट होके ट्रू आती है वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा प्रिंट ग्रेड बी। एल्स अगर ऊपर उसमें से कुछ भी सही नहीं है, सारे के सारे फॉल्स हैं, तो प्रिंट कर देगा ग्रेड सी। चलो इसको भी रन करते हैं, रन। इसको दे देते हैं अपन इफ एलिफ ग्रेड नाम से सेव कर देते हैं। रन किया, मान लो आपने दिया 45 सी ग्रेड। ओके,
इसी तरह आप सारे चेक कर सकते हैं। F5 95, A प्लस, F5 89, A ग्रेड। ओके, तो होप आपको ये इफ एलिफ एल्स वाला भी समझ में आया। अब आपका टास्क ये है कि आपको यूज़र से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स मांगने हैं, उनकी टोटल करनी है। टोटल करके आप उनके परसेंटेज फाइंड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑपरेटर बता दिया है कि ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं, तो बिल्कुल परसेंटेज का फॉर्मूला लग जाएगा। टोटल मार्क्स जितने भी हैं मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स। 5 सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम मार्क्स जो है उनकी टोटल करके आपको करना है। अब जो परसेंटेज आता है उस आधार पर आपको डी ग्रेड तक निकालना है। चाहे सी ग्रेड तक तो मैंने भी निकाला ही है, आपको इफ एलिफ का यूज़ करते हुए डी ग्रेड का एक रिजल्ट निकालना है, डी ग्रेड तक। तो हो अब तक जितना आपने पढ़ा है उसको आपने अगर समझा है तो ये प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। और आप इसको सॉल्व करके मेरे को कमेंट में लिखिए डन। और अगर नहीं होता है तो मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ सेंड द सॉल्यूशन। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी शेयर करूँगा। थैंक यू। नेक्स्ट कंसेप्ट आगे बढ़ते हैं। इफ एलिफ के बाद जो आता है वो है लूप। लूप क्या है? लूप का मतलब है रिपीटिशन। किसी एक काम को बार बार अगर करना हो तो उसके लिए हम लूप काम में लेते हैं। पाइथन में 2 लूप के लिए कीवर्ड्स हैं, नंबर 1 फॉर और नंबर 2 व्हाइल। आइए इन दोनों को समझते हैं कि किस तरीके से फॉर और व्हाइल वर्क करते हैं। नेक्स्ट एक नया प्रोग्राम लेते हैं टेबल के लिए, प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग टेबल यूजिंग व्हाइल। मान लीजिए मेरे को यूज़र से मांगना है num इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द नंबर यू वांट टू प्रिंट टेबल। टेबल प्रिंट करने के लिए कोई भी नंबर दीजिए। अब व्हाइल लूप चलाने के लिए हमें एक इनिशियलाइजर लेना है कि क्या करना है। इस नंबर को हमें 1 2 3 4 सबसे मल्टीप्लाई करवाना है। और कहाँ तक करवाना है? 10 तक करवाना है। तो मैंने ले लिया i इक्वल टू 1, फिर लिख दिया व्हाइल। ये काम करते रहो जो इस ब्लॉक के नीचे लिखूँ मैं। क्या करना है? व्हाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू 10। जब तक i जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 हो तब तक ये काम करना है। क्या करना है? प्रिंट num मल्टीप्लाई बाय i। num मल्टीप्लाई बाय i आपको करना है। इस व्हाइल लूप से बाहर आ जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रिंट टेबल कंप्लीटेड। टेबल कंप्लीटेड। अब देखिए क्या होगा। यूजर कोई नंबर देगा, मान लीजिए 5 दिया। एक लाइन अपन भूल गए इसमें, i की वैल्यू बढ़ाना। i इक्वल टू i प्लस 1। क्या करेगा? यहाँ पर i की हर बार वैल्यू एक एक बढ़ाता रहेगा, है ना, ताकि वो 10 तक आए। अब इसको समझते हैं प्रोग्राम का। पहले ड्राई रन करते हैं। सपोज करो यूजर्स ने, हमने जो नंबर मांगा यूज़र ने दिया 5,
तो नम की वैल्यू कितनी हो गई अभी यहाँ पर 5। अब i इक्वल्स टू 1 है। अब ये कह रहा है कि वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या ये ट्रू है? हाँ ट्रू है, क्योंकि i की वैल्यू तो अभी 1 ही है और 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है। तो क्या करेगा, अंदर आएगा, प्रिंट करेगा नम इंटू आई, आई की वैल्यू 1, नम की वैल्यू 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 5, तो 5 प्रिंट कर देगा। फिर क्या होगा, i इक्वल टू आई प्लस 1, आई कितना था 1 प्लस 1, अब हो जाएगा i की वैल्यू 2। अब वापस यहाँ आएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू है, 2 10 से कम है। और यहाँ फिर वापस आएगा, नम 5 ही है, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि i की वैल्यू 2 हो गई अभी, तो 10 प्रिंट कर देगा। अब i इक्वल टू आई प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। अगेन यहाँ आएगा, अब 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस ओके। इस तरीके से वह जाता रहेगा, हर बार i की वैल्यू इंक्रीमेंट करके प्रिंट करता रहेगा और यहाँ i की वैल्यू इंक्रीमेंट करके वापस चेक करता रहेगा। ऐसा 10 तक चलेगा, जब i की वैल्यू 10 हो जाएगी और लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, तो नम 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 10, तो हो जाएगा प्रिंट 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 50 प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 11 और यहाँ आएगा तब 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स। तो अब यहाँ से ये छोड़ के सीधा इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंट टेबल कंप्लीटेड करके मैसेज प्रिंट करके प्रोग्राम को ख़त्म कर देगा। तो होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी लूप का काम करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, कब तक चलेगा, और उस कंडीशन को फॉल्स करने के लिए कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अंदर कोई ऐसा ऑपरेशन हो या कंडीशन हो जो एक्यूर होने पर वो फॉल्स हो। नहीं तो क्या होगा, ये लूप चलता ही रहेगा इन्फिनिटिव, रुकेगा ही नहीं। चलो पहले एक बार इसको रन करते हैं, फिर मैं आपको इन्फिनिटिव लूप समझाता हूँ क्या होता है। F5 एंटर, इसको सेव कर देते हैं, टेबल यहाँ लिख देते हैं वाइल लूप, एंटर द नंबर, कितना नंबर है, सपोज करो मेरे को 6 की टेबल प्रिंट करनी है, एंटर। देखिए पहली बार में 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 एंड टेबल कंप्लीटेड। पूरा लूप चला 10 टाइम्स, कंप्लीट प्रिंट हो गई टेबल और लास्ट में टेबल कंप्लीट करके प्रोग्राम ख़त्म। ये है वाइल लूप का काम। इन केस मैं अगर ये नहीं देता, मैं इसको हैश लगा देता हूँ, जो कि ये अब इसको पाइथन इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो क्या होता, तो ये चलता रहता, रुकता ही नहीं, ये इन्फिनिटिव लूप कहलाता। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू जो है वो कभी इंक्रीमेंट हुई नहीं। इंक्रीमेंट नहीं हुई का मतलब कि i स्टार्टिंग में जो हमने 1 दिया है वो 1 ही है। इस प्रोग्राम में ये यहाँ पे देखिए, इस प्रोग्राम में कहीं भी i को जो स्टार्टिंग में हमने 1 दिया वो 1 है और i की वैल्यू 1 10 से कम, ठीक है। यहाँ आएगा वापस नम इंटू आई मल्टीप्लाई करवा देगा, यानी 6 दिए हैं तो 6 इंटू 1 6 प्रिंट। अब वापस यहाँ, क्योंकि ये तो पड़ेगा ही नहीं, ये दिया ही नहीं, हम ऐसा समझ रहे हैं। बल इसको हटा के भी देख सकते हैं, ये हटा ही लेते हैं, चलो ठीक है ना, ये हटा दिया। अब i की वैल्यू बढ़ी नहीं, तो i की वैल्यू 1 ही है, तो फिर ट्रू, फिर प्रिंट करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 1 ही है, बढ़ी नहीं, फिर यही प्रिंट करेगा 6 6 6 6 6, कंटिन्यू प्रिंट करता रहेगा और ये प्रोग्राम कभी रुकेगा नहीं। एक मिनट, ये दी वैल्यू इसके 6 एंड ये देखिए अब ये प्रोग्राम रुक ही नहीं रहा है, 6 6 6 6, ये देखो कितना प्रिंट कर चुका है, ये कंटिन्यू करता जा रहा है और ये हैंग हो जाएगा। अब इसको रोकने के लिए इसको अपन क्लिक करेंगे यहाँ पर क्रॉस पे, ये प्रोग्राम नॉट रेस्पॉन्डिंग, क्लोज द प्रोग्राम, क्लोज द प्रोग्राम, प्रोग्राम ही करप्ट हो गया, पूरा का पूरा प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो इसको कहते हैं इन्फिनिटिव लूप। तो यहाँ पर ये रिसेंट फाइल में ये अपनी वाइल लूप टेबल,
तो इस लाइन का कितना महत्व है, i इक्वल टू i प्लस 1। अब हमने i प्लस 1 ही क्यों दिया, क्योंकि हमें एक एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है। i प्लस 2 दोगे तो एक छोड़कर एक करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। होप आपको ये वाइल लूप यहाँ पर समझ में आया होगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। और इसी चीज़ को फॉर लूप में भी किया जा सकता है। तो फॉर लूप में करने के लिए मैं यहाँ पर इसी प्रोग्राम को फॉर लूप में कर लेता हूँ ताकि कंपेयर कर पाए। ये देखिए मैंने लिखा फॉर i इन रेंज, यहाँ पे दे दिया 1 से स्टार्ट करना है रेंज और 11 तक चलाना है, यानी 10 तक चलाना है। यहाँ रेंज में जो वैल्यू देंगे उससे एक कम तक चलेगा, और स्टार्टिंग वैल्यू अगर नहीं देते तो 0 से स्टार्ट होती, यानी अगर रेंज 11 करता तो वो 0 से स्टार्ट होती। ये चलो पहले रेंज 11 ही देते हैं ताकि आपको समझ में आए। और मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट PRINT, प्रिंट num मल्टीप्लाई बाय i। अब i के ऊपर वैल्यू भले 11 हो गई हो, यहाँ आते ही एक बार जैसे ही फॉर लूप के साथ यूज होगी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और कहाँ तक चलेगी, 11 से एक कम यानी 10 तक। रेंज का रूल है, जितनी अपन इसकी स्टॉप लिमिट देंगे उससे एक कम तक चलेगा, ठीक है। रेंज एक फंक्शन है, मैं यहाँ आपको थोड़ा बता दूँ। और फिर प्रिंट करेगा स्टार्टिंग में i num इंटू 0 यानी 0, फिर num इंटू 1, num इंटू 2, num इंटू 3, सो ऑन num इंटू 10 तक। चलो देखते हैं, F5 करते हैं, स्टार्ट। मान लो मैंने दिया 8, पहले ये ऊपर वाला तो चला वाइल लूप, यह जो हो गया, और नीचे ये फॉर लूप चला। देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 0 से, तो 0 इंटू num 0, फिर 1 2 3 और सो ऑन। 11 नहीं आया और 10 तक ही आया, मतलब लूप चला 11 बार ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 टाइम लूप चला है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग 0 से हुई और एंडिंग 10 तक हुई। तो फॉर लूप में ये रूल होता है, अगर आप इनिशियल वैल्यू स्टार्ट वैल्यू चला के नहीं देते तो 0 से स्टार्ट। अब आपने इसको स्टार्ट किया 1 से, मैंने यहाँ दे दिया 1 कॉमा, यानी स्टार्ट 1 से करना है और ख़त्म कहाँ करना है, 11 से एक पहले यानी 10 तक। अब मैं अगर इसको चलाता हूँ अगेन, ये देखिए 11 की टेबल ऊपर भी प्रिंट हो गई, ये वाइल के थ्रू प्रिंट हुई, ये नीचे जो प्रिंट हुई है वो फॉर लूप के थ्रू प्रिंट हुई है। तो ये है फॉर लूप और वाइल लूप। तो ये यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है वो बेसिक बताया है कि किस तरीके से कोई बेसिक प्रोग्राम बन सकता है। अब आप देखो सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बना सकते हो, प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना सकते हो, और फॉर लूप की सहायता से, इफ एल्स की सहायता से, एलिफ की सहायता से, ऑलमोस्ट सारी जितनी भी कंडीशंस हैं सब लगाकर, जहाँ लूप की नीड है वहाँ लूप का यूज़ करते हुए बहुत से प्रोग्राम आप बना सकते हो। समझ में आ गया आपको कि वाइल लूप हो चाहे फॉर लूप हो, कॉलन के बाद इसके अंडर में एक इक्वल इंटेंट छोड़कर जो कुछ भी लिखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग वह काम रिपीट होता जाएगा। तो फॉर लूप और वाइल लूप आपने समझा। अब एक कंसेप्ट यहाँ और है, फॉर लूप की सहायता से स्ट्रिंग को पढ़ना। तो उससे पहले एक कंसेप्ट अपन समझते हैं, एक नई फाइल लेते हैं, मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। पाइथन में डेटा टाइप होते हैं जिसमें नंबर्स पता ही है आपको, इंटीजर्स, फ्लोट, मैंने अभी बताया आपको, और दूसरी होती है सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर आते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल, जो कि आगे 12th में बहुत काम आएगी। स्ट्रिंग का मतलब हो गया, जैसे मैंने लिखा नेम इक्वल टू, अब ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग की एक विशेषता ये है
कि यहाँ पर इसको सीक्वेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको इंडेक्सिंग दी जाती है। इसकी इंडेक्सिंग कितनी, पहले लेटर को अगर कहा जाए तो ये होगा 0, फिर ए को 1, फिर जे को 2, स्पेस को 3, फिर बी को 4, डॉट को 5, स्पेस को 6, जे को 7, ए को 8, देन 9 और देन 10। इन टोटल 11 कैरेक्टर्स हैं और इनके इंडेक्सिंग क्रम से मैं अभी यहाँ एक बार एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किसको लिए कौन सी इंडेक्सिंग है। इस एक स्पेस को इग्नोर करते हुए चलना है, ठीक है। तो अब अपन अगर देखें तो आर के लिए 0, ए के लिए 1, जे के लिए 2, बी के लिए इसके बीच में स्पेस है तो 3, बी के लिए 4, डॉट के लिए 5, स्पेस के लिए 6, जे के लिए 7, ए के लिए 8, आई के लिए 9 और एन के लिए 10। टोटल 11 कैरेक्टर्स हैं और इन 11 कैरेक्टर्स के लिए ये सीक्वेंस तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंडेक्सिंग दे रखी है। तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, जितने ओवरऑल एलिमेंट्स होते हैं किसी सीक्वेंस में उससे एक कम तक काउंट होती है। उसी तरह लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे नेम ऑफ लिस्ट है, नेम लिस्ट इक्वल टू, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और हैंड होते हैं। अब इसके अंदर चाहे स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने दिया स्ट्रिंग, तो राम कॉमा लक्ष्मण कॉमा हितेश, ये हो गई स्ट्रिंग। अच्छा, नंबर्स भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, साथ में भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। 12, 14, 24, 15 नंबर्स भी दे सकते हैं। ये एक लिस्ट हो गई। अब इन सीक्वेंस को कैसे रीड करते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा नेम, यहाँ पे कर दिया 5, तो इस नेम 5 का मीनिंग ये हो गया, इसकी वैल्यू होगी आपके, इसकी वैल्यू हो जाएगी नेम 5 यानी 5th इंडेक्स पे क्या है 1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 डॉट, तो इसका रिजल्ट आएगा डॉट। आइए इंटरैक्टिव मोड पर एक बार अपन समझते हैं इसको। अपन ने दिया नेम इक्वल टू वही राज बी जे। अब मैंने लिखा नेम स्क्वायर ब्रैकेट 3 एंड क्या आया स्पेस 3, स्पेस क्यों आया 0 R A1 J2 और ये स्पेस 3। इसी तरह मैंने लिखा अगर नेम 0 R नेम 1 A नेम 2 J। होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से पर्टिकुलर पूरी स्ट्रिंग को रीड करना हो तो नेम लिखा तो पूरी स्ट्रिंग रीड होगी, और उसके एक एक कैरेक्टर को अगर रीड करना है तो उसको कितनी इंडेक्सिंग है उससे अपन पता कर सकते हैं। अच्छा, नेम -1 इट मीन्स सबसे लास्ट से पहला, माइनस इंडेक्सिंग भी होती है, सबसे लास्ट से पहला कौन सा हुआ n, तो ये -1। उसी तरह -2 करेंगे तो i आ जाएगा, नेम -2। अब लिस्ट देखते हैं, एक नेम लिस्ट बनाते हैं अपन। नेम लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में एक लिस्ट क्रिएट की, सपोज कीजिए राम गीता, 4 नाम। अब इसमें अगर मैं कहता हूँ नेम लिस्ट
तो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। और इन केस मैं कहता हूँ नेम लिस्ट और यहाँ दे दिया मैंने 0, तो उसके नेम लिस्ट 0 पे कौन सा एलिमेंट है? ऑफ कोर्स राम, तो राम आ गया। कैसे इंडेक्सिंग दी? राम को 0 दिया, लक्ष्मण को 1 दिया, सीता को 2 दिया और गीता को 3 दिया। अब हमें इसके थर्ड इंडेक्स पे कौन है ये पता करना, तो नेम लिस्ट 1 सॉरी 2, तो ये इसका थर्ड एलिमेंट हो जाएगा सीता। होप आपको ये भी समझ में आया। अब हमें ये पता है कि सीता SITA सीता का सेकंड एलिमेंट क्या है, क्या आएगा? टी। तो उसी तरह मैं नेम लिस्ट 2, नेम लिस्ट 2 का मीनिंग सीता, अब उसका 2, क्लियर है ना? इस नेम लिस्ट 2 की वैल्यू क्या है? सीता, जो ये यहाँ थी, और उसका भी 2, ये पीछे और 2 लगा दिया, यानी 2 2, तो भी क्या आएगा? टी। यानी फर्स्ट इंडेक्स जो है वो 0 1 2 सीता, और सेकंड इंडेक्स जो है वो इस सीता का 2, तो 0 1 2 टी, यानी टी प्रिंट हो गया। तो इसको भी अब समझे होंगे कि किस तरीके से अपन लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो मुझे गीता का दूसरा अक्षर क्या है ये पता करना, यानी इस लिस्ट में सबसे अंतिम में जो लेटर है उसका दूसरा अक्षर क्या है, तो नेम लिस्ट सबसे अंतिम वाला वही -1 उसका दूसरा अक्षर मतलब फर्स्ट इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स 0 और 1, ये दूसरा अक्षर ई आ गया ना, 0 1 ई। या उसका पहला लेटर देखना हो तो सेम नेम लिस्ट -1 और ये हो जाएगा 0 जी। तो ये लिस्ट है और वो स्ट्रिंग। लिस्ट आपके बहुत काम आने वाली है। स्ट्रिंग और लिस्ट में एक कॉमन फंक्शन जो बहुत ज़्यादा काम आता है वो है लेंथ ऑफ नेम वेरिएबल जो अपन ने दिया है उसकी लेंथ कितनी है। एंटर 11 कैरेक्टर्स RBGN के। स्पेस भी एक कैरेक्टर काउंट होगा, डेट भी एक कैरेक्टर काउंट होगा, ये स्पेस भी काउंट होगा, ये शुरू से लेके एंड तक ओवरऑल 11 कैरेक्टर्स हैं, ये अपने को पता चल गया। उसी तरह लेंथ ऑफ, अगर मैं कहता हूँ नेम लिस्ट, किसी लिस्ट की लेंथ निकालनी है तो कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट, 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 आ गए। तो लेंथ फंक्शन बहुत काम का है। अच्छा, लिस्ट अपेंडेबल है, लिस्ट में किसी चीज़ को ऐड करना है तो अपेंड फंक्शन करके है, इसका यूज़ करके हम ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा नेम लिस्ट डॉट अपेंड, क्या ऐड करना है उसके अंदर? नेम लिस्ट डॉट अपेंड में सबसे पीछे ऐड होगा ये, तो क्या ऐड करना है? मान लो मुकेश को भी ऐड करना है या भरत को ऐड करना है, भरत, एंटर, लिस्ट में ऐड हो गया। अब मैं नेम लिस्ट वापस प्रिंट करता हूँ, अगर एंटर, ये देखिए भरत सबसे पीछे आ गया, ठीक है। अच्छा, नेम लिस्ट से किसी को डिलीट करना है तो एक फंक्शन है पॉप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपके 12th में काम आएगा। पॉप जैसे मैंने लिख दिया, पॉप क्या करेगा? सबसे पीछे वाले एलिमेंट को डिलीट कर देगा। मैंने लिखा नेम लिस्ट डॉट पॉप और फंक्शन सीधा अप्लाई कर दिया और एंटर। तो कुछ भी आर्गुमेंट नहीं दिया है तो पीछे वाला लास्ट वाला डिलीट कर देगा। भरत प्रिंट कर दिया और भरत को डिलीट कर दिया। अब देखो नेम लिस्ट आप प्रिंट करोगे
तो ये उसमें भरत चला गया। चलो एक बार और पॉप करते हैं, नेम लिस्ट डॉट पॉप। अब क्या डिलीट होगा? यस, एब्सोल्युटली राइट, गीता डिलीट हो गई। गीता रिटर्न किया उसने वैल्यू को, और वापस देखेंगे अपन, प्रिंट करेंगे नेम लिस्ट, सॉरी नेम लिस्ट, ये गीता। अच्छा, पॉप के अंदर आप कोई आर्ग्यूमेंट भी फिक्स पास कर सकते हो कि कौन से इंडेक्स वाले आइटम को डिलीट करना है। हमें लक्ष्मण को डिलीट रखना है और राम और सीता को रखना है सिर्फ। तो नेम लिस्ट डॉट पॉप पॉप, और यहाँ लिख दिया मैंने लक्ष्मण का इंडेक्सिंग वैल्यू कितना है 1, 0 राम का, 1 लक्ष्मण का। ओके, एंटर। लक्ष्मण डिलीट हो गया। अब अगर मैं नेम लिस्ट करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा राम और सीता। तो यहाँ पर इस सेशन में हमने जो चीज़ सीखी वो ये थी, एक सीक्वेंस में स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस किया जाता है, सब स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस किया जाता है, उसके हर एक एलिमेंट को अगर रीड करना हो तो कैसे। दूसरा, एक लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, क्या है, और उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो कैसे करना है। देन लेंथ फंक्शन के बारे में पढ़ा अपन ने, अपेंड के बारे में पढ़ा, पॉप के बारे में पढ़ा, पॉप में जो आर्ग्यूमेंट पास होता है वो भी हमने करके देखा इस तरह से। तो यस, अब अगर हम इसमें बीच में कहीं कोई नाम एंटर करना चाहें, इंसर्ट करना चाहें, तो इसके लिए मेथड है नेम लिस्ट डॉट इंसर्ट। इसमें पहले एक इंडेक्सिंग वैल्यू देनी है, यहाँ पर फर्स्ट पे करना है। अब क्या करना है, वहाँ लक्ष्मण एंड ये भी ऐड हो गई। ये हमें ऑर्डर्स याद रखना रहेगा, पहले इंडेक्स वैल्यू है, फिर जो उस इंडेक्स पे ऐड करना है वो। अगर उल्टा सीधा दे दिया तो एरर आ सकती है। तो अब हम इसको वापस अगर नेम लिस्ट प्रिंट करवाते हैं, नेम लिस्ट एंटर, ये देखिए लक्ष्मण की पोजीशन फर्स्ट इंडेक्स पे हो गई है, 0 राम की, 1 लक्ष्मण की, देन सीता। अब फॉर लूप मैं कहता हूँ फॉर ए या फॉर नेम इन नेम लिस्ट, फॉर नेम इन नेम लिस्ट और प्रिंट नेम। क्या करेगा, 1 बाय 1 फॉर लूप चलेगा, और इस पूरी नेम लिस्ट में यानी राम लक्ष्मण में सबसे पहले नेम में वैल्यू राम की आएगी, देन फिर लक्ष्मण की आएगी, देन सीता की आएगी, और तीनों नाम अलग अलग लाइन में प्रिंट कर देगा। ये देखिए राम लक्ष्मण सीता। तो किसी सीक्वेंस को रीड करने के लिए ये फॉर लूप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। मैं आपको यहाँ पर देखिए एक बार करके बताता हूँ। सपोज कीजिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं चेक करने के लिए कि किसी स्ट्रिंग में कितने वोवल्स हैं। एक बहुत बेसिक प्रोग्राम मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि किसी स्ट्रिंग में कितने वोवल्स हैं। नंबर ऑफ वोवल्स in a string string using for loop। अब देखिए क्या है यहाँ पे, मान लीजिए हमें एक स्ट्रिंग लेनी है पहले, तो मैंने लिख दी st इक्वल टू इनपुट एंटर द स्ट्रिंग string, स्ट्रिंग कोई भी नाम हो कुछ भी हो वो यहाँ एक स्ट्रिंग लिख देगा। अब हमें क्या करना है, वोवल्स काउंटिंग करने। तो वोवल काउंटिंग VC इक्वल टू स्टार्टिंग में सपोज करो 0 है, देन मैंने चलाया, वोवल्स खुद क्या है, चलो सीधा चला देते हैं कोई दिक्कत नहीं। फॉर कैरेक्टर, कोई भी यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं,
कैरेक्टर इन st, जो st देंगे वो स्ट्रिंग होनी ज़रूरी है ना। सपोज़ करो अगर वो नंबर भी दे देते हैं तो मैं इसको str में कन्वर्ट कर दूँ ताकि एटलीस्ट कोई मिस्टेक नहीं हो, ठीक है ना। अब क्या करना है, इफ़ char कैरेक्टर इन किसमें AEIOU इनमें से कोई हो या कैपिटल AEIOU हो तो क्या करना है, VC की वैल्यू बढ़ा देनी है, VC इक्वल टू VC +1, और नहीं तो कुछ नहीं, बस बाहर आ जाओ। सबसे एंड में क्या करना है, प्रिंट टोटल वोवल्स आर और यहाँ कर दिया VC प्रिंट। क्या होगा, चलो एक बार रन करते हैं अपन, इसको सेव करते हैं F5। हाँ, नाम तो देना रहेगा हमें। ओके, क्या था अपना, प्रैक्टिकल क्लास 12 बेसिक ऑफ पाइथन्स। हाँ, यहाँ दे दिया अपन ने वोवल्स काउंटिंग। बहुत बेसिक से प्रोग्राम बना रहे हैं अपन, जैसे अपने को समझ में आए। कोई भी स्ट्रिंग दीजिए, मान लीजिए महेश। अब इसमें टोटल कितने वोवल्स हैं, टोटल 2 वोवल्स हैं। देखियो, एक ए और दूसरा ई। MA ई वोवल है, HE ई वोवल है, तो ये दोनों आ गए 2। तो इस तरीके से फॉर लूप किसी भी सीक्वेंस को पढ़ने में बहुत उपयोगी है। हमें उसकी लेंथ फाइंड करने की नीड नहीं रहती। हालांकि इसको व्हाइल लूप के थ्रू भी कर सकते थे, इसी प्रोग्राम को व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। ये आपके लिए टास्क है कि अगर इसको व्हाइल लूप में करना है तो कैसे करेंगे, और अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आपको इसका एक प्रोग्राम भेजूँगा कि व्हाइल लूप में इसी प्रोग्राम को कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सेम अगर लिस्ट है तो भी वही चीज़ होती, जिस तरह से ये सिंगल एक एक कैरेक्टर पढ़ रहा है उसी तरह से लिस्ट के एक एक एलिमेंट को पढ़ेगा। ये आपके 12th में चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th सब जगह काम आएगी। जहाँ जहाँ हमें सॉर्टिंग, सर्चिंग या स्टैक में किसी को पढ़ना है, या स्टैक के क्यू में तो इतना काम नहीं रहेगा, लेकिन सॉर्टिंग और सर्चिंग यानी चैप्टर 5th और 6th में तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है फॉर लूप और व्हाइल लूप। और ये लिस्ट, अब किसी लिस्ट को यूज़र से मांगना, ये एक प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहता है कि कोई लिस्ट क्रिएट करना, यूज़र कोई नाम दे और वो सारे एज इट इज़ लिस्ट में स्टोर हो जाए। तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, ये कॉमन प्रोग्राम है, आपको समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ बता रहा हूँ, हैश प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग लिस्ट। क्या है प्रोग्राम उसके लिए, सपोज कीजिए पहले अपन यूज़र से मांग लेते हैं कि आप कितने एलिमेंट्स देना चाहते हैं। तो अपन लिख लेते हैं num इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और यहाँ लिख दिया अपन ने एंटर द एलिमेंट्स यू वांट टू ऐड, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं अपन, एंटर द number of elements you want to add in list। यहाँ यूजर एक नंबर दे देगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट डिक्लेयर करनी है ब्लैंक। पहले मान लो टोटल मार्क्स के हैं, तो मार्क्स इक्वल टू एक ब्लैंक लिस्ट अपन ने
क्रिएट कर दी। ऐसा करने से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट बंद करने से एक ब्लैंक लिस्ट ओपन हो जाती है। आप चाहो तो एक लिस्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही ओके। लिस्ट फंक्शन अगर यूज़ करना होता तो आप लिखते मार्क्स इक्वल टू लिस्ट, तो ये भी एक लिस्ट ब्लैंक क्रिएट हो जाती। तो दोनों सेम है, आप जो चाहो ले लो। अब क्या करना है, फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक चलाना है, एक नम तक, क्योंकि उतने एलिमेंट ऐड करने अपने को, 0 से स्टार्ट होगा तो वो वहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ यूजर से मांग लिया एलिमेंट इक्वल टू, अगर ये लिस्ट मार्क्स की है तो नो डाउट नंबर्स होंगे, तो इंटीजर इनपुट और यहाँ दे दिया एंटर द नंबर, ENTR एंटर नंबर। और इस एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना है, किस में करना है, मार्क्स में करना है। तो मार्क्स डॉट अपेंड और एलिमेंट, ये जो भी नंबर होंगे वो इसके अंदर जुड़ जाएंगे। सबसे लास्ट में हमने करवा दिया प्रिंट, क्या हो जाएगा, मार्क्स। यस, ये एक लिस्ट आपकी यहाँ आ जाएगी। चलो, इसको लिस्ट को हमने प्रिंट करवा दिया, सेव करते हैं, रन करते हैं। यहाँ दे दिया क्रिएटिंग लिस्ट। हाउ मेनी नंबर्स यू वांट्स टू ऐड, सपोज 5 सब्जेक्ट्स के, तो 5 ऐड करो, 12, 23, 12, 32, 33। ये देखिए लिस्ट क्रिएट हो गई, 12, 23, 12, 32 और 33। तो होप लिस्ट क्रिएटिंग आपको समझ में आ गया और फॉर लूप का यूज़ आपको समझ में आ गया, किस तरीके से अपन फॉर लूप और व्हाइल लूप के थ्रू किसी सीक्वेंस को पढ़ सकते हैं, किसी सीक्वेंस इन द सेंस किसी स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को या किसी लिस्ट के हर एक एलिमेंट को अपन पढ़ सकते हैं। ये इतना अगर बेसिक आपको नॉलेज है तो आप अब 12th के 50% कोडिंग को समझने में सक्षम हैं। अब आपको करना क्या है कि 12th की जो कोडिंग है, 12th के जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स की जो एल्गोरिदम है उनको समझना है, और उन एल्गोरिदम को समझकर जितना यहाँ तक अपन ने पढ़ा है, इफ, एल्स, फॉर लूप, लेंथ, अपेंड, पॉप, ये सारी चीज़ें आपको काम में लेकर उनको इम्प्लीमेंट करना है। एक चीज़ और है जो आपको 12th में काम आएगी, और वो है फंक्शन क्रिएशन। तो मैं वो भी आपको एक बार बता देता हूँ कि फंक्शन किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, फंक्शन होते क्या हैं। वैसे फंक्शन कुछ नहीं है, छोटे प्रोग्राम ही हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे यही लिस्ट का ही एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हमें 12th में सॉर्टिंग, बबल सॉर्ट के लिए भी नीड रहेगी, सिलेक्शन सॉर्ट के लिए भी नीड रहेगी, सर्चिंग के लिए भी नीड रहेगी, चाहे वो लीनियर सर्च हो, चाहे वो बाइनरी सर्च हो, कोई भी सर्च हो, सब में नीड रहेगी। तो उस केस में क्या इस फंक्शन को हम बार बार लिखें, या ये तो अलग अलग प्रोग्राम हो गए, किसी एक ही प्रोग्राम में पर्टिकुलर किसी एक काम को अलग अलग जगह पर बार बार करवाने की नीड रहती है। तो हम क्या करते हैं कि उसको एक फंक्शन बनाकर जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है उसको कॉल कर लेते हैं, ताकि बार बार उतनी कोडिंग हमें लिखने की नीड नहीं रहती। कैसे, चलो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं अपन। वैसे 11th में आप लोगों ने पढ़ रखा है सारा, ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जिन्होंने 11th पढ़ ली है और थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का, पाइथन का नॉलेज है, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ताकि 12th के जितने भी प्रोग्राम हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, वे अच्छे से कर सकें, उनके लिए है स्पेशली। इसका कंप्लीट पाइथन से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको फिर एक बार कह दूं। तो फंक्शन क्रिएट करना, डेफ कीवर्ड है एक, इस कीवर्ड के थ्रू किसी भी फंक्शन को क्रिएट किया जाता है। सपोज करो अब यहाँ हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है, उसका नाम है एडिशन,
क्या करेगा ये एडिशन, जब भी मैं इस एडिशन को कॉल करूँगा तो ये यूज़र से दो नंबर मांगेगा, num1 इक्वल टू इंटीजर input enter any number, num2 equal to integer input enter second नंबर। अब क्या करना है, प्रिंट num1 प्लस num2, num1 और num2 की टोटल करके ये एक फंक्शन क्रिएट हो गया जिसके अंदर जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो वो यूजर से नंबर 1 मांगेगा, नंबर 2 मांगेगा और दोनों की टोटल प्रिंट करके बता देगा। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉल करना है, एडिशन। यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंट कॉलिंग फर्स्ट टाइम। अब ये कॉलिंग सेकेंड टाइम, ये कॉलिंग थर्ड टाइम, कॉलिंग फोर्थ टाइम। क्या हुआ, 4 बार मैंने इसको कॉल किया है तो 4 बार मुझसे दो नंबर मांगेगा और उनकी टोटल प्रिंट करेगा। ये कहलाता है हमने फंक्शन एक बार बनाया और उसको कॉल एक प्रोग्राम में कई बार कर दिया। दूसरे प्रोग्राम में भी कॉल कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको एक सारे फंक्शंस एक ही प्रोग्राम में सेव करके .py में ही सेव करने, उसमें सिर्फ ये फंक्शंस हों और उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके हम वहाँ पर उनको कॉल कर सकते हैं। एक बार इसको रन करके देखते हैं। फंक्शन एडिशन की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है सब जगह, ADDITION। अब इसको रन करते हैं। अब फर्स्ट टाइम कॉल किया, दो नंबर देने, टोटल प्रिंट कर दी। सेकंड टाइम फंक्शन कॉल किया, दो नंबर देने, टोटल प्रिंट कर दी। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, प्रोग्राम फिनिश। तो फंक्शन क्या हुआ, एक बार हमने इसको डिफाइन किया और बार बार जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल किया। अब ये तो केवल 3 लाइन है। सपोज करो ऐसा ही कोई काम जो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी प्रोग्राम में और हमको उस प्रोग्राम में उसको मल्टीपल टाइम कॉल करने की नीड रहती है, तो उस केस में भी हम ये कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये फंक्शन का एक रूप है। दूसरा रूप ये है कि हम यहाँ पर खुद num1 और num2 पास करें, इसको कहते हैं पैरामीटर, है ना। num1 और num2 यूज़र को मांगने की ज़रूरत नहीं है, num1 और num2। और दूसरे केस में इस num1 और num2 को यहाँ मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम खुद पास करेंगे और यहाँ पर ये वैल्यू जो है प्रिंट करवा रहे हैं उसकी जगह हम करेंगे रिटर्न, ताकि प्रिंट या इसको कोई प्रोग्राम में काम में लेना हो तो हम ले सकें।
तो उस केस में मैं यहाँ पर कर देता हूँ T1 इक्वल टू एडिशन। अब इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, मान लो यहाँ से मांग लूँ या यहाँ डायरेक्ट दे दूँ ये। उसी तरह T2 ये वैल्यू रिटर्न करेगा और टोटल, और वो T1 T2 में स्टोर करता रहेगा। और ये 33 जो भी है, अगेन T3 टोटल 3 थर्ड टाइम वाली थर्ड टाइम में स्टोर करता है। इसमें भी दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और फोर्थ टाइम में भी इसको कर दिया T4 इक्वल टू ओके। बट अब क्या है, अब हमें अभी प्रिंट करवाना बाकी है। ये सिर्फ वैल्यू स्टोर हुई है क्योंकि प्रिंट हमने कहीं नहीं करवाया। अब मैं करवाता हूँ प्रिंट, चाहूँ तो अलग अलग, चाहूँ तो कुछ उस पर वर्क कोई ऑपरेशन करवा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो T1 T2 T3 एंड T4 ये चारों वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दी। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट टाइम कॉलिंग हुई, सेकंड टाइम कॉलिंग हुई, थर्ड टाइम कॉलिंग हुई, फोर्थ टाइम कॉलिंग हुई। उन चारों में T1 T2 T3 T4 की वैल्यू स्टोर हुई, वैल्यू स्टोर हुई और ये आपका रिजल्ट 105 78 98 और 120 प्रिंट हो गया। तो ये कहलाता है कि फंक्शन में कोई पैरामीटर पास करना, और कॉलिंग के वक्त जो एक्चुअल वैल्यू देते हैं उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो ये वैल्यू स्टोर होती है जो वेरिएबल हम असाइन करते हैं उसमें। तो होप ये फंक्शन कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर जितना अभी यहाँ पढ़ाया है वो सब अगर आपका क्लियर है तो बाकी रहता है एक इम्पोर्ट। इम्पोर्ट एक कीवर्ड है जिससे हम कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, और मॉड्यूल वो चीज़ है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस पहले से डिफाइंड रहते हैं और उसको दूसरे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको हम काम में ले सकते हैं। अगर इतना आपने सीखा है, इतना अगर आपने कर दिया है, तो होप 12th के जितने भी प्रोग्राम हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट समझ में आ गई हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मुझे कमेंट कीजिए, मेल कीजिए और बताइए कि आप ये कंसेप्ट समझना चाहते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका वीडियो बनाकर अपलोड करूँ और आपके वो काम आए। थैंक यू सो मच।